चलो भाई शुरू करते हैं नया टॉपिक। नाम है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। फ्रैक्चर हुआ है एक्सरे करा लो, ये करा लो, वो करा लो, है ना। तो एक्सरे क्या होती है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, है ना, मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियाई का चैप्टर, न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उसका पार्ट है ये। ठीक है, और चलो पढ़ते हैं इसको। एक्सरेज। तो एक्सरे बेसिकली क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, रमी बख्शी पढ़ा था, है ना, RMIVUXY, है ना। और आगे इसके आगे कौन होता है, कॉस्मिक, है ना, ये VUXY। सही है, तो ये होती है एक्सरे। इसकी एनर्जी कहां होती है, अल्ट्रावायलेट और गामा के बीच में होती है ना। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ठीक है। दीज आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है, क्या है भाई, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं मतलब एक्सरे जो है उसके साथ एक hc/लैम्डा वाली एनर्जी होगी, है ना। स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करेंगी, लैम्डा इसकी बोलो वेवलेंथ होगी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h/f, यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना। सही बात है, ओके। ये वेवलेंथ की रेंज होती है। ठीक है, दीज आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ये फोटोन होती है बेसिकली हाई एनर्जी का, ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है इनकी एनर्जी भाई, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ईच फोटोन। हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, बोलो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। एंड वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या होती है, बोलो, वेवलेंथ होती है। एक्स रेज आर इनविजिबल, ऑब्वियस सी बात है, विजिबल रीजन से बाहर है, तो ये क्या है, इनविजिबल है। एंड आर मोर पावरफुल एंड एनर्जेटिक देन यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो ऑब्वियस सी बात है हमें स्किन कैंसर कर सकती हैं, उससे भी ज्यादा ये पावरफुल होती हैं। इनिशियली द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज वर अननोन। इनिशियली जो एक्स रेज हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, अननोन थी, इसलिए इनको कहा जाता था एक्स। एक्स मतलब क्रॉस, मतलब जिसका पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एक्स रेज। ठीक है, अननोन, हेंस दे वर कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है ना। एक्स रेज आर यूज्ड इन फॉलोइंग एप्लीकेशंस। उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है, बोलो। एक्स रेज क्या कर सकती हैं, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है ना। मान लो कि यहां से एक्स रेज आ रही हैं, और एक मैंने स्क्रीन के ऊपर अपना ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो जैसे रेज आएंगे तो क्या होगा, मेरी मसल्स के आर पार निकल जाएंगी, लेकिन बोन्स के आर पार नहीं निकल पाएंगे। तो जो इमेज बनेगी पीछे की तरफ, वो क्या बनेगी, मेरी बोन की इमेज बन जाएगी पीछे, है ना। देखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है, किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकती हैं, और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी फोटो बना सकती हैं दूसरी तरफ। यस और नो। पीछे डिटेक्टर लगा दो, आगे की तरफ रेज का सोर्स लगा दो, क्या हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी, है ना, उसके अंदर की इमेज बन जाएगी। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स टू डिटरमाइन वेदर ए पेशेंट हैज ए फ्रैक्चर्ड बोन और नॉट। एप्लीकेशन क्या है भाई, फ्रैक्चर्ड बोन है या नहीं है, कैसी है, उसका जायजा लेने के लिए। ठीक है, दूसरा, आर यूज्ड एट सिक्योरिटी चेकअप टू चेक द कंटेंट्स ऑफ एनी लगेज विदाउट ओपनिंग इट। ठीक है ना, वो बैग होते हैं ना, जो वो बैग उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलते रहते हैं, उसके अंदर एक्सरे पास करवाई जाती है, और उसके बैग के अंदर क्या क्या है वो बैग को खोले बिना ही पता चल जाता है ना। मान लो उसके अंदर मेटल का कोई पीस है तो उनको दिख जाएगा कि हाँ अच्छा ये मेटल है। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई ड्रग्स होंगे तो वो भी उनको पता चल जाएंगे, है ना। उसकी प्रॉपर इमेजिंग होती है वहां पे। ठीक है, टू चेक द क्रैक्स इन सॉलिड मेटल कंटेनर्स। जो सॉलिड मेटल कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर कहीं कोई क्रैक है या नहीं है, उसका भी इससे पता लगाया जा सकता है। कि पीछे की तरफ एक डिटेक्टर लगा दो, सामने की तरफ से एक्सरे भेज दो, थोड़ी ऑब्वियसली थोड़ी हाई एनर्जी वाली होंगी जो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, और अगर वहां पे कोई क्रैक होता है तो पीछे उस क्रैक की इमेज बन जाएगी। ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा सॉलिड है तो यूं कहीं पूरे यूनिफॉर्म फोटो बनेगी पीछे की तरफ, और अगर कहीं क्रैक होगा तो वहां से एरिया डार्क या लाइट हो जाएगा, जैसा भी ये थोड़ा लाइट हो जाएगा वैसे वहां से। ओके, X-rays are also used to identify the components of an alloy. alloy के components पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि भाई किसके अंदर, भाई गोल्ड के अंदर कॉपर तो नहीं डाल दिया है, ये पता करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे। एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, एक्सरे, ठीक, ठीक है, एक्सरे की प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है ये,
इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया जाता है एज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, हाई एनर्जी के रेडिएशन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यहां पे इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। वहां पे लाइट से इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रेज निकालेंगे यार, है ना, मतलब लाइट निकालेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेंगे। सही है, यहां तक कुछ भी एक्सप्लेन करना है दोबारा तो बताओ, क्लियर है सब कुछ? ठीक है। एक्स रेज लाई बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्स रे कहां होती है? अल्ट्रावायलेट और गामा के बीच में होती है। सही है। अच्छा, एक्स रेज डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। बेसिकली फोटॉन्स की बनी हुई है वो, और फोटॉन्स कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। व्हेन पास्ड थ्रू गैसेस दे प्रोड्यूस आयनाइजेशन। आयनाइजेशन पता है आपको, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देना, पता है ना। तो बोलो, जब एक्स रेज विच आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, जब उनको गैसेस के थ्रू पास करेंगे तो क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को से टकराएंगे और उनको नॉकआउट कर देंगे, मतलब गैस को आयनाइज कर देंगे। फोटोन है ना, बेसिकली फोटोन की तरह ट्रीट करना है इसको, और कुछ नहीं है, बस hc बाय लैम्डा और hs, और कुछ नहीं है इसका मिला के। ठीक है ना। ठीक है। व्हेन पास, हाँ ये ठीक हो गया। एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, DIFF आएगा यहाँ पे, डिफ्रैक्शन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है जिसमें क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मान लो कि भाई कोई सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसको पता लगाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एक्स-रेज का यूज करते हैं। ठीक है ना, एक्स-रेज भेजेंगे, उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल की चीज होती है, बस एप्लीकेशन पता होना चाहिए। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत हाई, ये किसी भी चीज के थ्रू लगभग पास हो सकते हैं। ठीक है ना। एंड आर यूज्ड इन रेडियोग्राफ्स, और किसमें यूज किए जाते हैं, रेडियोग्राफ। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले हम इसका ये फिगर देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है। एक्सरे को कैसे ट्रीट करोगे, एक फोटोन की तरह, hc बाय लैम्डा और hf की तरह। सही है, और h बाय लैम्डा इसका मोमेंटम हो जाएगा, अगर कभी कोई मोमेंटम पूछ ले तो। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ क्या हो रहा है, थर्मियोनिक एमिशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना। किसी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, उनके पास एनर्जी आती है हीट अप करने से, और वो क्या करते हैं, उस बॉडी को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटी बैटरी ली है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट की। ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया है, एक हीटर एलिमेंट को रखा है। ठीक है, हीटर एलिमेंट गर्म होगा, है ना। हीटर एलिमेंट जब गर्म होगा तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी आ जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इस सरफेस को छोड़ के या इस मेटल को छोड़ के बाहर जा सकते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं विद वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या है, अभी बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। अब देखो ये और डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, यस और नो। हमने क्या किया है, हमने इस तरह का एक स्पेशल स्क्रीन बना दिया है। ठीक है ना, एक रास्ता क्रिएट कर दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस रास्ते से ही बाहर निकले। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया है, ये एक बहुत बड़ी बैटरी लगा दी मैंने। ठीक है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर की तरफ है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर की तरफ है। अब बोलो, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सही बात है, इनकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो गई है मेरे पास, अब है ना, इतने से पोर्शन में से निकलेंगे, सीधी सीधी लाइन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है भैया, सीधी लाइन में ट्रेवल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्सेलरेट होने वाले हैं, नेगेटिव से दूर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो बोलो, यहां से लेके यहां तक जाते जाते इनके पास क्या हो जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा इनके पास, हाई काइनेटिक एनर्जी। लो काइनेटिक एनर्जी से हाई काइनेटिक एनर्जी में चलेगा। अच्छा बोलो, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां पे ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी थी जब यहां से निकले थे ना, बोलो तो क्या था, ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं कि जीरो काइनेटिक एनर्जी भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। और यहां पे आते आते हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जब v पोटेंशियल से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसके पास ev काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ना। va होती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, सही है। अगर ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मैंने क्या ले ली? हाई ऑर्डर की ले ली भैया, 10,000 वोल्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, सही है। तो क्या होगा? बोलो v की वैल्यू हाई होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वेरी हाई हो जाएगी। फिर हमने यहां पे क्या किया है? हमने यहां पे एक स्पेशल टाइप का मेटल रखा है, जनरली मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन, ठीक है। यहां पे मोलिब्डेनम और टंगस्टन हम यहां पे यूज करते हैं एज टारगेट। अब ऑब्वियसली बात है, ये क्या है? बहुत ही हैवी मेटल कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना भाई। आयरन की रेंज में ये है और टंगस्टन तो और भी हैवी होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं। इट इज ए वेरी डेंस मेटल है मोलिब्डेनम और टंगस्टन दोनों। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? अरे भाई हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हाई काइनेटिक एनर्जी है और वो किसी चीज से टकरा गया, क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सही है। अब काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से कम होगी। इससे टकराएगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, सही है। और जब हीट प्रोडक्शन होगा तो हमें क्या चाहिए होगा? एक कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये जो मेटल है ये मेल्ट भी कर सकता है। प्रेफरेबली इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक है। इसको मेल्ट होने से बचाने के लिए हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम यहां से कॉपर ट्यूब्स वगैरह को पास करवा सकते हैं जिसमें से वाटर फ्लो करता रहेगा, है ना। या फिर इसके पीछे की तरफ पानी फ्लो करने का अरेंजमेंट करवा देते हैं ताकि जो भी हीट है वो पानी अपने साथ लेके भाग जाए, सही है। तो इसका कूलिंग अरेंजमेंट कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी जो चीज होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन मेटल इसके अंदर घुस जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर घुस जाएगा और इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन। बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे एटम्स होंगे ना। मान लो ये पूरे बड़े बड़े एटम्स का ग्रुप है। बोलो इलेक्ट्रॉन आया विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, यहाँ छोटे छोटे न्यूक्लियस है। बोलो जब यहां घुसेगा तो क्या होगा? इट कैन स्ट्राइक अदर इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन स्लो डाउन बेसिकली, है ना। जैसे हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता था तो क्या करता था? फोटोन रिलीज करता था, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाला है जैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर घुसेगा क्या करेगा? लो काइनेटिक एनर्जी का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। एनर्जी का लॉस हो गया, वो एनर्जी कहां चली जाएगी? खत्म हो जाएगी क्या एनर्जी? नहीं, ए फोटोन विल बी रिलीज्ड। क्या होगा भाई? एक फोटोन रिलीज होगा। यहां पे हाई काइनेटिक एनर्जी थी, हाई काइनेटिक एनर्जी, इससे क्या हो गया? लो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है उतने ही एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, सही है। तो बोलो हाई माइनस लो इज इक्वल टू बोलो एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा। कोई दिक्कत है? तो ये जो फोटोन है ना, ये फोटोन हाई, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी थी, लो काइनेटिक एनर्जी, तो बोलो ये क्या होगा? हाई एनर्जी का फोटोन होगा। और इस फोटोन का ही नाम कौन है? एक्सरे नाम। क्लियर हो गई ये बात? रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? फिर हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का यूज करके हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बना दिया जाएगा। एक मोलिब्डेनम या टंगस्टन के टारगेट पर टकराया जाएगा और जब इससे टकराएगा तो एनर्जी का लॉस होगा और उस एनर्जी के लॉस के कारण क्या होगा? एक फोटोन रिलीज होगा। दैट फोटोन इज कॉल्ड एक्सरे। सिंपल है। फिर से बताऊं? ठीक है दीपांशु, अब बताओ मैंने क्या क्या बताया? किसकी वजह से निकलेंगे? कौन सा इफेक्ट? थर्मियोनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। काइनेटिक एनर्जी कौन सा मेटल? मोलिब्डेनम। हाँ ठीक है। हाँ फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से क्या होगा? एक फोटोन रिलीज होगा। दैट फोटोन इज कॉल्ड एक्सरे। सही है? कोई दिक्कत है? अब अंग्रेजी पढ़ ले, ठीक है। गया बोलो इससे टकराने के बाद क्या होगा? एक्स रेज विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हमने इसकी शेप ऐसी रखी है
ताकि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस हो। ठीक है ना, ये ना हो कि भाई हर जगह जा रही हैं हमें, तो चैनल्ड एक्सरेज चाहिए ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाई हमारा जो भी इस्तेमाल है हम फिर इधर की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, बोलो एक्सरे इज इक्वल टू फोटोन, और फोटोन की एनर्जी एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा हो। सही है, अब इसकी जो अंग्रेजी लिखी हुई है वो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई ना। ठीक है, एक बार बस जश्न और बता देना मेरे को कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बताएगा? अच्छा, बहुत बढ़िया, चल बता देता हूँ। हाँ ठीक, वही एक्सरे। ठीक है, और कौन बताना चाहता है? कार्तिक। है थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन पास करेगा? स्टार्टिंग से बताओ। न्यूक्लियर रिएक्शन। बताओ, थर्मियोनिक एमिशन से एक, हाँ मेटल मोल्टन नहीं, मोलिब्डेनम। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, और कौन बता सकता है? सुजाता बताएगी, बताओ। अरे थर्मियोनिक, थर्मियोनिक मोलिब्डेनम मेटल से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा और एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड विद एन apparatus कॉल्ड कूलिज ट्यूब। क्या कहते हैं? कूलिज ट्यूब से एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? इन कूलिज ट्यूब ए फिलामेंट इज हीटेड बाय अप्लाइंग ए सुटेबल वोल्टेज। ठीक है, सबसे पहले जो थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। अप्लाइंग ए सुटेबल वोल्टेज सो दैट थर्मियोनिक एमिशन टेक्स प्लेस, ताकि क्या हो जाए? थर्मियोनिक एमिशन हो जाए। एक कॉलीमीटर, कूलीमीटर नहीं कॉलीमीटर आएगा, इज यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। जो कूलीमीटर होता है ना, या कोलीमीटर जो होता है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है ना, वो क्या किस लिए यूज होता है बोलो? ताकि इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, एन एक्सटर्नल बैटरी विद द वोल्टेज ऑफ 55,000 वोल्ट टू 10,000 वोल्ट या उससे ज्यादा भी हो सकता है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कूलिज ट्यूब। ठीक है, जो कूलिज ट्यूब है उसके अक्रॉस क्या कनेक्ट किया जाता है भाई? 5 से 10,000 या उससे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की जाती है। दिस एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये बैटरी क्या प्रोवाइड करती है भाई? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ए फिलामेंट ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन इज यूज्ड एज टारगेट। और जो टारगेट होता है वो क्या होता है? टंगस्टन या मोलिब्डेनम का होता है। ठीक है, वर्किंग देखते हैं, वर्किंग में क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम हीटर एलिमेंट। ठीक है, हीटर एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, है ना, जो थर्मियोनिक एमिशन हुआ था जिनका, आर एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल बैटरी। उसको किससे एक्सेलरेट करवाया भाई? एक्सटर्नल बैटरी से। एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या मिल गया फिर? वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी मिल गई। दीज इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट
ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं, टारगेट से, एंड लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो उससे टकराते हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी के लॉस से ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नोन एज एक्सरेज, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या कहा जाता है, एक्सरे कहा जाता है। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी खोते हैं, ऑन स्ट्राइकिंग विद द टारगेट, टारगेट से टकराने के बाद, द टारगेट इवेंचुअली बिकम्स वेरी हॉट, जो टारगेट होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गर्म, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। हेंस द टारगेट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट हाई होने से क्या होगा, बोलो, स्पेसिफिक हीट हाई होने से क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट देंगे तब उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। हाई स्पेसिफिक हीट होना मतलब जब बहुत ज्यादा हीट दी जाती है तब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड हाई एटॉमिक नंबर, और क्या होना चाहिए उसका, हाई एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। टू कीप द टारगेट कूल, टारगेट को ठंडा रखने के लिए रनिंग वाटर इज यूज्ड और कॉपर बॉक्स एंड कॉपर रोड अरेंजमेंट इज यूज्ड, ठीक है। कॉपर की जो ट्यूब्स होती है ना, वो उसके अंदर से पास करवाई जाती हैं और उनमें क्या होता है, पानी चलता रहता है या कोई ना कोई और कूलेंट चलता रहता है, ठीक है। यूज टू विड्रॉ एक्सेसिव हीट फ्रॉम द टारगेट, और टारगेट से क्या किया जाता है, एक्सेसिव हीट को लगातार बाहर निकालते रहते हैं। इफ फिलामेंट वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर फिलामेंट वोल्टेज को इंक्रीज किया जाएगा, देखिए अब जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे यहां से, अरेंजमेंट तो समझ में आ गया आपको। क्या बोला, इफ फिलामेंट वोल्टेज, ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए आप, इफ फिलामेंट वोल्टेज इज इंक्रीज, फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ा दिया, सही है, जहां पे वो थर्मियोनिक एमिशन होगा था ना, उसकी वोल्टेज बढ़ा दी तो करंट बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी से टकराएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स भी फिर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, सही है। तो बोलिए, इफ फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, then number of emitted electrons per second will increase and hence intensity of X-ray will also increase. Intensity मतलब number of X-ray photons will increase. सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें, भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिलामेंट से तो क्या होगा, ज्यादा टकराएंगे और ज्यादा एक्सरे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिलामेंट वोल्टेज, सही है। बोलो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस चेंज हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी तो हर एक इलेक्ट्रॉन की उतनी ही थी। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, ना कि फिलामेंट वोल्टेज पे, है ना। अगर फिलामेंट वोल्टेज मैंने बढ़ाया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स बढ़ेंगे, क्या एक्सरे की एनर्जी बढ़ जाएगी क्या, बोलो, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे बोल दो, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बोल दो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिलामेंट वोल्टेज, सही है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, फिलामेंट वोल्टेज पे, और एनर्जी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, सही है, कोई दिक्कत। ऑन इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, एंड हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेज, सही है। बोलो, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा तो बोलो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई। अब बोलो, काइनेटिक एनर्जी हाई थी, हाई से लो होगी, तो बोलो लॉस भी क्या हो गया, हाई। तो जो एक्सरे फोटोन है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। और अगर एनर्जी इंक्रीज हुई है तो बोलो एनर्जी क्या होती है, HF, तो बोलो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज, और HC बाय लैम्डा में लैम्डा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज तो बोलो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी कि लॉस इंक्रीज, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी कि लैम्डा डिक्रीज, सही है, बोलो, ठीक है। एंड लैम्डा डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीजेस, यानी कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्सरे एमिटेड पर सेकंड विल नॉट चेंज, सही है।
नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो जाएंगे क्या? बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कंट्रोल कर रहा है? फिलामेंट वोल्टेज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कंट्रोल करता है भाई? फिलामेंट वोल्टेज। एनर्जी ऑफ एक्सरे कौन कंट्रोल करता है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सही है, तो इंटेंसिटी फिलामेंट पे और एनर्जी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। कोई भी दिक्कत है? सिंपल है। ये अरेंजमेंट फिर से बताऊं क्या? ठीक है ठीक है, ओके। तो यहां देखते हैं, ठीक है, देखिए भाई, तो इलेक्ट्रॉन है, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आया था, ठीक है, इसके अंदर घुसा, क्या हुआ? एनर्जी का हो गया लॉस, और उसके कारण क्या हो गया? एक फोटोन रिलीज हो गया। सही है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सही है, और ये फोटोन ही एक्सरे है। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब इसमें आगे चल के कुछ और चीजें भी आएंगे, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये आके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन से टकराया, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके नीचे आना पड़ेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी ऑर्बिट में। सही है, और उसकी वजह से एक और एक्स्ट्रा फोटोन निकलेगा। सही है, तो एक्स्ट्रा फोटोन की वजह से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी, आगे आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे बात, कोई बात। ठीक है, आएगा अभी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो आता है, when approaching electron of high kinetic energy loses its kinetic energy, it releases the photon of high energy, the loss of kinetic energy is equal to energy of photon। रिपीट करना है यहां तक, कुछ भी 1% किसी चीज में डाउट है तो बताओ। ठीक है, जशन ध्यान थोड़ा हट गया था, वीडियो देख लेना दोबारा। ठीक है, हट गया था मैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस मतलब एनर्जी, कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सरेज है। ठीक है, तो बोलो, पहला होता है हार्ड एक्सरे और होता है एक सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे मतलब जिनकी एनर्जी क्या हो? हाई एनर्जी हो। ठीक है, इट इज एन एक्सरे फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, या मैं कहूं वेरी लो वेवलेंथ, एक ही बात है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है? टू फाइंड क्रैक्स इन मेटल कंटेनर। ऑब्वियस सी बात है, मेटल कंटेनर के अंदर घुसाना है ना एक्सरे को, तो क्या चाहिए? वेरी हाई एनर्जी चाहिए। सही है, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरे, बोलिए सॉफ्ट एक्सरे, जो इंसानों की बॉडी पेनिट्रेट करवानी हो तो कौन सा यूज होगा? सॉफ्ट एक्सरे। इट हैव इट्स फ्रीक्वेंसी इज लो, यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। सही है, पेपर में लिखोगे तो पूरा जोड़ के लिखना पड़ेगा। सॉफ्ट एक्सरेज आर दोज एक्सरे फोटोन्स व्हिच हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी इन द एक्सरे बैंड, है ना, बिकॉज द एप्लीकेशन इज हॉस्पिटल्स वाली या बोन क्रैक डिटेक्शन वगैरह। सही है, इस तरह से जोड़ के थोड़ा सा 1-2-3 लाइन लिख सकते हैं आप, अगर पूछा जाए तो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। अब उसका स्पेक्ट्रम जैसा ऑब्टेन हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है, उसके आधार पर कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हार्डनेस के आधार पर बोलो हार्ड और सॉफ्ट, और इसके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है? ठीक है, एक्सरेज ऑफ टू टाइप्स। कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे दिखते क्या होता है? व्हेन एक्सरे आर पास थ्रू ए प्रिज्म, क्या होता है? एक्सरेज को किससे पास किया जाता है? एक प्रिज्म से। आपको पता है व्हाइट लाइट जब पास होती है तो क्या होती है? वो अलग अलग 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या मैं कहूं अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग एरिया में चली जाती है। तो जब एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको क्या किया जाता है? आर पास थ्रू ए प्रिज्म, उसको क्या किया जाता है? एक प्रिज्म से पास किया जाता है, तो अलग अलग वेवलेंथ वाली अलग अलग एरिया में फैल जाती है। सही है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जब एक्सरे को किससे पास करवाया गया? प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास होने के बाद क्या होगा? अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग पोजीशन पे चली जाएंगी, और अलग अलग पोजीशन पे चली जाएंगे तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, वो आपको पता चल जाएगा। सही है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्रीन है, यहां अपने एक बेसिक अरेंजमेंट बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे आपके पास एक प्रिज्म है, यहां से एक्सरे आती है आपकी। सही है, इसमें गई, एक्सपैंड हो गई, बोलो
इस तरह का कुछ हुआ, सही है। यहां पे हमने एक स्क्रीन रखी हुई है। अब मान लीजिए कि ये ऐसी स्क्रीन है, ठीक है, जो क्या करती है, एक्सरे के टकराने पे चमकती है, जगमग होती है, ठीक है। तो बोलो लेट से यहां पे क्या होगा, लो वेवलेंथ, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, हाई वेवलेंथ। हमने देखा कि यहां पे जो इंटेंसिटी थी ऑफ लाइट, जब ये चमक रही है ना, क्योंकि यहां ये वाली स्क्रीन चमक रही है ना भाई, तो बोलो यहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमको ऑब्जर्व हो रही थी, जितनी तेजी से यहां चमक रही थी वो कम थी। यहां पे भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो दिख रही थी हमको वो कम थी। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या थी, बहुत ज्यादा थी। मतलब वेरी हाई वेवलेंथ वाली और वेरी लो वेवलेंथ वाली जो एक्सरेज है वो बहुत ही कम है, और बीच वाली जो रेंज है वहां पे नंबर ऑफ एक्सरेज ज्यादा है। समझ में आई बात, कि किस वेवलेंथ के लिए कितना ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो लो वेवलेंथ वाले भी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, हाई वेवलेंथ वाले भी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, और बीच में ज्यादा है। कोई दिक्कत, सही है ना। हाँ। तो जो ग्राफ मिला हमको, ठीक है, व्हेन एक्सरेज आर पास थ्रू ए प्रिज्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, सही है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब कि भैया यहां से धीरे धीरे क्या होती है, सॉरी हाँ, यहां से इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है, यहां पे मैक्सिमम होती है और यहां पे आते आते वापस कम हो जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में कुछ ऐसा होगा कि यहां पे रेज गिरी, यहां से इंक्रीज होती है उसकी इंटेंसिटी, यहां पे हाई इंटेंसिटी हो गई, यहां पे लो इंटेंसिटी आने लग गई, और यहां पे हाई इंटेंसिटी आ गई, फिर यहां पे लो हो गई वापस, सही है। तो हमको यहां पे बीच बीच में देखो, इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, फिर एकदम शार्प इंक्रीज आया फिर डिक्रीज हो गई, फिर एकदम शार्प इंक्रीज आया फिर डिक्रीज हो गई। इस तरह के हमको छोटे छोटे किंक्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अलग से ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देने लग गए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अगर अगर क्या होता है, कंटिन्यूअस है, मतलब यहां से इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगती है और फिर यहां पे डिक्रीज हो जाती है, सीधा साधा ग्राफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म से पास करवाया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला ऑन द स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ एक्सरे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। द इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा कर्व, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ है ना, कि भैया कौन से एरिया में कितना ब्राइट है ना, लो वेवलेंथ के लिए कितना ब्राइट है, हाई वेवलेंथ के लिए क्या इंटेंसिटी मिल रही है, ब्राइट मतलब इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, ठीक है, वो ग्राफ देखते हैं। इज प्लॉटेड, उस ग्राफ को बनाया गया है, एंड ए मिनिमम वेवलेंथ इज ऑब्टेन्ड, और वहां से क्या मिलता है हमको, मिनिमम वेवलेंथ मिलती है, ठीक है। दिस लैम्डा मिनिमम इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ, और उस मिनिमम वेवलेंथ को क्या कहते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब बोलो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि h c बाय लैम्डा, सही बात है। अच्छा बोलो अगर लॉस मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम, यानी कि मिनिमम लैम्डा या कट ऑफ वेवलेंथ इज ऑब्टेन्ड फॉर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर से बता रहा हूं, मिनिमम लैम्डा इज ऑब्टेन्ड फॉर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कट ऑफ वेवलेंथ पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जशन, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम कट ऑफ। अगर कट ऑफ वेवलेंथ पूछता है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। हाँ बोलता रहे मैक्सिमम, ध्यान बीच बीच में भटक जाता है, फोकसिंग एबिलिटी खत्म कर लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लैम्डा इज मिनिमम व्हेन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। लॉस इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, सही है। यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू लॉस, लॉस मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, और फाइनल जीरो हो गई भाई। मैक्सिमम लॉस कब होता है, जब फाइनल जीरो हो जाए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, जितनी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास सारी की सारी लूज कर दी, और वो सारी की सारी फोटोन की फॉर्म में रिलीज कर दी, और उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, सही है। यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ तब आएगी कब, जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आप क्या कर देते हैं, हाँ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देते हैं और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सही है। बोलो यहां से लैम्डा मिनिमम क्या आएगा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाय काइनेटिक एनर्जी, सही है। और इन जनरल क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय के आई लॉस, सही बात है ना।
नहीं आएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, बोलो, EVA, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सही है। 3 बार उठो बैठो, नींद आ रही है। सही है। देखो, जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरह का बना है। आमतौर पर हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन असल में इसके साथ क्या हुआ है, ये ग्राफ ऐसे बना है। सही है। देखो, लैम्डा क्या होता है, hc बाय लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी बहुत थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, तो ये कम होगा, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत थोड़ी सी एनर्जी लूज करते हैं वो यहां आएंगे, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐसे बहुत ही कम होंगे। ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही कम इंटेंसिटी की होगी। सही है। फिर जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा घट रहा है। सही है। एक पॉइंट पे क्या होगा, ये मैक्सिमम, कि भैया इस पॉइंट पे पर्टिकुलर मोमेंट पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। ठीक है। और इतना इंटेंसिटी मिल रहा है। सही है। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और ज्यादा लॉस होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, सारा का सारा लॉस हो चुका होगा। और इस टाइम पे जो वेवलेंथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा। सही है। इसके आगे वेवलेंथ मिल सकता है क्या, इससे छोटा वेवलेंथ नहीं भाई, सारा की सारी एनर्जी लूज कर चुका है ना इलेक्ट्रॉन, और वो सारी एनर्जी लूज कर चुका है तो वो इतना दे चुका है, और इससे कम वेवलेंथ वो अब नहीं दे सकता। सही बात है। क्लियर हुई बात। तो ये ग्राफ इधर से उधर नहीं बना हुआ है, ये उधर से इधर बना हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमम लॉस और धीरे धीरे करते करते मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम लॉस होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय काइनेटिक। ठीक है। सही है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये मिनिमम के लिए फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला बोलो, 2 बार बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लॉस। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू पूरा बोलो, कार्तिक बोलेगा अकेला 5 बार। फिर से स्टार्टिंग से पूरा, लैम्डा इक्वल टू, एक बार ठीक। लैम्डा इक्वल टू hc बाय काइनेटिक लॉस। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, बोलो, E इंटू वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, है ना। और ये सारी की सारी एनर्जी लॉस हो गया था तब लैम्डा मिनिमम मिला था, तो hc बाय लैम्डा मिनिमम। ठीक है। तो बोलो, लैम्डा मिनिमम इधर ले जाओ, EVA इधर ले जाओ, तो बोलो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू hc बाय EVA। कोई दिक्कत? बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc की वैल्यू तो पता है ना आपको, hc की वैल्यू क्या है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गया, बोलो वोल्ट वोल्ट कट जाएगा, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। सही है। कोई दिक्कत है? तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय वोल्टेज, है ना, यूनिट वोल्टेज कट गई, वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहेगी। सही है। तो अगर 12400, सोचना 12400 वोल्टेज लगा दी मैंने, 12400 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बड़ी वाली, तो क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस कब होगा, 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ कब होगी एक्स रे की, जब 12400 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज की जाती है। सही है। चले आगे। एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इन ए कूलिज ट्यूब, ठीक है, इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 20,000 वोल्ट, कितनी वोल्टेज है भाई, 20,000 वोल्ट, तो बोलो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू 20,000। सही बात है। इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये कह रहा है, एंड द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स लूजेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी, और उसने लूज कितनी की एनर्जी, मतलब आधी कर दी। ठीक है। ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में कितनी एनर्जी लूज कर दी भाई, 50%।
फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, बोलो लैम्डा मिनिमम फॉर्मूला इज इक्वल टू बोलो एच सी बाय काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है बोलो, एच सी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सेलरेटेड वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, सही है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का आधा, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसका आधा यूज करती है ना, तो 1/2 कर दो यहां, सही है, बोलो एच सी 12,400, सही है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से कट गया था ये, सही है, वोल्टेज कितनी 20,000 बाय 2, ये कितना आ जाएगा 10,000, 1.24 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1.24, ठीक है, तो बोलो एच सी मिनिमम इज इक्वल टू बोलो लैम्डा मिनिमम एच सी बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 20,000 था, उसका आधा करना पड़ेगा ये, ठीक है, ये 2 इधर चला गया काट कूट के, 1.24 इधर, सही है, रिपीट करो, आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और फिलामेंट वोल्टेज में रिलेशन बताना है फॉर दीज टू कर्व्स, ठीक है, जैसे ये है मेरा ग्राफ नंबर 1 और ये है मेरा ग्राफ नंबर 2, सही है, बोलो फिलामेंट वोल्टेज कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, मतलब उतना ज्यादा एक्सरे का इंटेंसिटी होगा, तो बोलो जिसका इंटेंसिटी ज्यादा उसका फिलामेंट वोल्टेज ज्यादा, बोलो Vf1 इज इक्वल टू Vf2, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन Vf2, सही है, फिर बात करते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की, सही है, बोलो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता था एच सी बाय ईवीए, है ना, क्योंकि ये क्या थी काइनेटिक एनर्जी और पूरी की पूरी लॉस हो गई, सही है, तो लॉस इज इक्वल टू इनिशियल, सही है, बोलो अब ये सेम है तो ये सेम है, और अगर ये सेम है बोलो ये सेम है, बोलो दोनों का लैम्डा मिनिमम क्या है, तो बोलो दोनों का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी क्या है, सही है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये है आपका 1 और ये है एक आपका 2, ठीक है, आपको बताना है कि फिलामेंट, आपको खुद से सोचना है, बोलना नहीं है तेजी से, ठीक है, जब तक मैं ना पूछूं, ठीक है, फिलामेंट वोल्टेज किसका ज्यादा होगा और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज किसका ज्यादा होगा, सोचना है आपको, सोचिए, फिलामेंट वोल्टेज, फिलामेंट वोल्टेज क्या कंट्रोल करता है, मुझे बताएगा कोई, कौन बता सकता है फिलामेंट वोल्टेज क्या कंट्रोल करता है, आर्ची, अच्छा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या कंट्रोल होगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, बोलो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है 1 की, तो बोलो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज किसका ज्यादा होगा, फिलामेंट वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बोलो फिलामेंट वोल्टेज किसका ज्यादा होगा 1 का, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, सही है, तो Vf1 इज ग्रेटर देन Vf2, आंसर तो लिखा ही हुआ है, अच्छा, लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ना, बोलो इसमें और इसमें कैसा रिलेशन है, उल्टा, तो बोलो अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, सही है, तो बोलो ये 1 ये 2, तो लैम्डा 1 मिनिमम कम है तो इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो Va1 इज ग्रेटर देन Va2, तो Va1 इज ग्रेटर देन Va2, कोई भी दिक्कत है इसमें, सिंपल है ना क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा ये देख लो, बोलिए, बोलो इंटेंसिटी दोनों की सही है, तो बोलो फिलामेंट वोल्टेज सेम, एक की कट ऑफ वेवलेंथ कम है तो इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा है, तो Va1 इज ग्रेटर देन Va2, आ गया, तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पुराना नॉलेज भी यूज होगा, देख लेना, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए आप भाई, हैं 1% भी किसी चीज में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताओ, नंबर नहीं कटने चाहिए कभी भी किसी टाइप, कौन बोल रहा है ये, कौन है ये बेवकूफ, इसको दिक्कत है, बोलेगा नहीं फालतू में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे पता चल गया, ऐसा सीधा सीधा ग्राफ बनता है, सही है, ठीक है, दिस एक्सरे स्पेक्ट्रम व्हेन प्लॉटेड डज नॉट गिव स्मूथ कर्व ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, जो हमने ग्राफ बनाया ना इंटेंसिटी और लैम्डा का, वो स्मूथ ग्राफ था, लेकिन इस केस में क्या होता है, इस टाइप के एक्सरे में स्मूथ ग्राफ नहीं होता है,
उसमें छोटे छोटे किंक्स बन जाते हैं, ठीक है। द ग्राफ इंक्लूड्स सम किंक्स फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, कुछ वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए ही क्या होगा, किंक्स होंगे, ठीक है। अब जैसे ग्राफ देखो, ऐसे ग्राफ, तो ये पहले का था सीधा सीधा ग्राफ था, अभी जी, ठीक है। अब क्या बन गए, कुछ वेवलेंथ्स के लिए किंक बन गए, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी आ गई। ये एबनॉर्मेलिटी क्यों आई है ये देखते हैं। रीजन फॉर एबनॉर्मेलिटी, व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, टारगेट से टकराए हैं, ठीक है, ठीक है। व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ KLM शेल, KL और M शेल के इलेक्ट्रॉन से जब वो इलेक्ट्रॉन टकरा जाते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा गया टंगस्टन के या मोलिब्डेनम के, तो क्या करेगा, उससे टकरा के उसको बाहर नॉकआउट कर देगा, सही है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी शेल्स आर नॉक्ड आउट, इन शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, नॉकआउट, यानी कि बाहर हो जाते हैं। फ्रॉम देयर ऑर्बिट, अपनी अपनी ऑर्बिट से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ए वैकेंसी, वैकेंसी की स्पेलिंग VACANCY आएगा, ठीक है। वैकेंसी इज क्रिएटेड इन वन ऑफ दीज शेल्स, और उन शेल्स में क्या हो जाता है, क्या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। टू फिल दिस वैकेंसी, और इस वैकेंसी को भरने के लिए एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है। द इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, और वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। एंड द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन कॉजेज एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जंप हुआ ना, इसकी वजह से एक्स्ट्रा फोटोन आ गया, तो एक्स्ट्रा फोटोन की वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, सही है। अब मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप हुआ ना नीचे, इसकी वजह से एक λ1 वेवलेंथ का फोटोन प्रोड्यूस हो गया। अब जो ये λ1 वेवलेंथ वाला है, इस λ1 के लिए इंटेंसिटी बढ़ गई ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स विद λ1, एक तो एक्सरे की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे, स्मूथ स्मूथ ग्राफ था, एक्स्ट्रा हो गया ना कुछ λ1 पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ गया, सही है। तो वहां पे क्या होगा, किंक बन गया, इंक्रीज इन इंटेंसिटी हो गई, वहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए इस वेवलेंथ के लिए। ऐसे ही λ2 भी हो सकता है, ऐसे ही λ3 भी हो सकता है, सही है, ठीक है। इंटेंसिटी फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, इसके लिए, इसकी वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एक फिक्स्ड वेवलेंथ के लिए। दीज रेडिएशंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, स्मूथ ग्राफ होने वाला था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप किया उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोटोन आ गए, और एक्स्ट्रा फोटोन आ गए मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर गए पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया, इसको टकरा के बाहर निकाल दिया, ऊपर से नीचे हुआ, यहां पे एक फोटोन रिलीज हो, कोई दिक्कत, रिपीट करो, पक्का, ठीक है। अब आपको सोचना है कुछ बात, बोलो अगर सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है तो एनर्जी का ट्रांजिशन कम होगा या ज्यादा होगा कंपेयर टू तीसरे से दूसरे में जाए, फर्स्ट से सेकंड और फर्स्ट में क्या होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, है ना। बोल, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सोच के देखना आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराया फर्स्ट शेल से, तो सेकंड से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी एनर्जी लेट्स से 1 होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराता तो यहां बाहर चला जाता, फिर ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था यहाँ पे, इसकी एनर्जी लेट्स से सेकंड वाली होती काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एनर्जी 1 एनर्जी 2, बोलो ज्यादा कौन सी होती है, एनर्जी 1 ज्यादा होती, सही है, बहुत बढ़िया। अगर एनर्जी ज्यादा होती इसकी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती, और इसकी वेवलेंथ, आपको मैंने कह दिया के अल्फा और एल अल्फा दो रेडिएशंस एक्स्ट्रा है, सही है। इसके लिए वेवलेंथ कम होगी या इसके लिए वेवलेंथ कम, के अल्फा के लिए एनर्जी ट्रांजिशन ज्यादा होगा, एल अल्फा के लिए कम होगा, तो बोलो यहां पे वेवलेंथ कम, यहां पे वेवलेंथ ज्यादा। अब मैंने कह दिया कि λ1 और λ2 आर करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा एंड एल अल्फा, बोलो विच इज के अल्फा एंड विच इज एल अल्फा,
लैम्डा 1 इज के अल्फा एंड लैम्डा 2 इज, है ना, हायर वेवलेंथ है, हाई वेवलेंथ तो लो एनर्जी, लो वेवलेंथ तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन के लिए होगा। सही है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जिसका ये कुल मिला के करना क्या है, आपको के अल्फा एल अल्फा ऐसे ही एम अल्फा भी दे रखा होगा। सही है, तीन आपको बोल देगा, कोई भी तीन दे देगा, के अल्फा एल बीटा एम गामा, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो इन तीनों को यहां पे तीन दे देगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, उसे मैच करना है। तो बोलो जिसका वेवलेंथ सबसे कम, वो किसके साथ मिलेगा, सबसे हाई एनर्जी वाले के साथ मिलेगा। देख लो तीनों में सबसे हाई एनर्जी किसकी। अब एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अगले पेज पे देखते हैं। देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं हायर ऑर्बिट्स में, बोलो एनर्जी गैप क्या होता है, घटता चला जाता है, यस और नो। ठीक है, तो बोलो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट स्टीफन। ठीक है, तो बोलो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होता है, के अल्फा के बीटा के गामा वालों के लिए, के लिए सबसे ज्यादा गैप, एल के लिए उससे कम, एम के लिए उससे कम, आगे वालों के लिए और कम। ठीक है, एन के लिए और कम होगा, पी के लिए और कम होगा। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों में सबसे बड़ा गैप कौन सा है, के गामा। के गामा सबसे बड़ा है, के बीटा उससे कम है, के अल्फा। अच्छा के डेल्टा देता है तो के डेल्टा सबसे ज्यादा होगा। सही है, कोई दिक्कत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो सेकंड से फर्स्ट में आया, ये थर्ड से फर्स्ट में आया, तो गैप यहां ज्यादा है ना, तो इसका वेवलेंथ कम होगा, इसका सबसे कम होगा और इसका तीनों में सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है। अच्छा के अल्फा एल अल्फा और एम अल्फा में सबसे बड़ा एनर्जी गैप कौन सा है, के अल्फा इज द लार्जेस्ट एनर्जी गैप, उससे छोटा एल अल्फा है, उससे छोटा। कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, ठीक है, यहां पे मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको खुद से सोचना है। ठीक है, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ दे दिया, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, और आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं, के अल्फा एल अल्फा एम अल्फा। ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, के अल्फा एल अल्फा और एम अल्फा। सही है, आपको मैच द कॉलम टाइप करना है। सोचिए सबसे बड़ा एनर्जी गैप कहां है, मैक्स एनर्जी, और यहां पे मिनिमम एनर्जी। सही है, बोलो सबसे छोटा कौन है, लैम्डा 1, तो सबसे बड़ी एनर्जी किसकी है, लैम्डा 1 की, तो बोलो लैम्डा 1 विल बी कनेक्टेड टू मैक्सिमम एनर्जी, तो लैम्डा 1 यहां कनेक्ट होगा, ये यहां और ये नहीं है। सही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जी का बनाएंगे। ठीक है ना, अच्छा के अल्फा एल अल्फा एम अल्फा हो, तो के अल्फा का ज्यादा होगा, एम अल्फा का कम होगा, के गामा के बीटा और के अल्फा हो तो के अल्फा का सबसे कम, के गामा का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। सही है, बोलो इसको मिलाएंगे तो के अल्फा इधर एल अल्फा, कोई दिक्कत है इसमें। सही है, रिमाइंडर के लिए ये स्पेशल नोट है, द एनर्जी गैप बिटवीन लेवल्स डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट्स टू हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, हाई एनर्जी में गैप कम होता है, लो एनर्जी वालों में गैप ज्यादा होता है, छोटी ऑर्बिट में ज्यादा गैप, बड़ी ऑर्बिट में कम गैप। कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है 2-3 और। ठीक है, वीडियो कितने टाइम की होगी, ठीक है अभी तो और चलेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, के बीटा के अल्फा एल अल्फा दे रखा है। देखिए के अल्फा, एक के बीटा और एक एल अल्फा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ के वालों को देखो पहले, सबसे बड़ा कौन है, ये थर्ड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में, यहां एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, तो एनर्जी के बीटा की सबसे ज्यादा, उससे कम के अल्फा और उससे कम, सबसे कम वेवलेंथ लैम्डा 1, तो सबसे कम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी वाले के साथ जाएगी। हो गया मैच द कॉलम। ठीक है, फॉर 2 डिफरेंट टारगेट्स इन कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट
के अल्फा इज हायर फॉर ग्रेटर एटॉमिक नंबर। सही है, के अल्फा ज्यादा कहां होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके लिए के अल्फा भी ज्यादा होगा। सही है, ये तो पता ही अपने को। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, ए नॉट जेड स्क्वायर बाय एन। तो जेड बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, तो एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। सही है, तो के अल्फा सबसे ज्यादा किसके लिए है, जिसका जेड बढ़ा हो। ठीक है, तो ये देख लो। तो देखो यहां पे आपको दो ग्राफ दे दिए, बोलो ये के अल्फा 1 है, ये सेकंड एलिमेंट के लिए के अल्फा है। फर्स्ट एलिमेंट का के अल्फा की एनर्जी कम है, सॉरी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या है ज्यादा, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा है गैप, तो एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होगा। सही है, तो एनर्जी गैप इन 1 लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1, तो एनर्जी गैप इन 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप इन 2, यहां पे 2 कर लेना। ठीक है, के अल्फा 1 ग्रेटर देन के अल्फा 2, यानी कि Z1 ग्रेटर देन Z2। सही है, ठीक है। फिर आता है एक मोजली लॉ, देखते हैं। एक लास्ट लॉ है एक्सरे का। ठीक है, इसके बाद सिर्फ रेडियो एक्टिविटी बचता है, रेडियो एक्टिविटी कर देंगे आज खत्म। ठीक है, मोजलीज लॉ। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? This law states that for n greater than 2, greater than equal to 2, there is a shielding effect of electrons in lower orbit। ठीक है, जो लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है ना, भाई मान लो कोई आके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को कुछ करना चाहता है, तो सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे, है ना, बाहर से आने वाली किसी भी चीज को वो क्या करेंगे, रोक लेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा गया है क्या, शील्डिंग इफेक्ट। सही है, तो जब सेकंड सेल की बात हो या सेकंड सेल से ऊपर वाले की बात हो, क्या करेंगे, उससे नीचे वालों को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे, बाहर की चीजों से बचाएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर ऑर्बिट ऑन द इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट। सही है, एक सेकंड में गूगल दूंगा, एक सेकंड। शील्डिंग इफेक्ट ये नहीं होगा, माय मिस्टेक। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ये होगा कि जब सेकंड सेल या उससे ऊपर सेल में जो होगा, मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट याद आ गया था थोड़ा सा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट में ये होगा कि n इक्वल टू 2 हो या n ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो जो लोअर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो इफेक्टिव पकड़ नहीं बनाने देते हैं ऊपर वाले ऑर्बिट वाले पे। ऐसा मान लो कि यहां पे आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना लोअर ऑर्बिट वाला, ये शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है इसके लिए। सही है, ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या करना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे हट गया, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसने क्या प्रोवाइड कर दिया, शील्डिंग इफेक्ट। सही है, तो ये जो Z एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस, इसको फोर्स से रोकना चाहता था, इफेक्टिव जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होती है ना। अब ये कह रहा है कि इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया, Z-1 हो गया। सही है, क्या हुआ बोलो, K Q1 E Q2 Z-1 E डिवाइड बाय R स्क्वायर। होना क्या चाहिए था, ZE बाय R स्क्वायर होना चाहिए था। सही है, तो ये जो -1 हुआ है, या हायर ऑर्बिट में जाएंगे -2 -3 जो भी होगा, वो किसकी वजह से हो रहा है, लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अच्छा। अभी लॉ पढ़ते हैं, लॉ क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर n greater than equal to 2 there is a shielding effect of electrons in lower orbit on the electrons in higher orbit। हायर ऑर्बिट वालों के लिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं लोअर एनर्जी वाले या लोअर ऑर्बिट वाले। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर आर √f is equal to a into z minus b, where a and b are constant। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे
का रूट इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी और जेड में कैसा रिलेशन है? मैं कहूंगा स्क्वायर रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आना चाहिए, सही है, या जेड माइनस समथिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। अच्छा, असल में क्या हो रहा है देखते हैं। तो बोलो, जो जेड है वो क्या बन गया है? अब जेड बन गया है जेड इफेक्टिव। बोलो भाई, जैसे यहां पे जेड माइनस वन हो गया था ना चार्ज, तो वैसे ही जेड क्या बन गया है? जेड माइनस समथिंग बन गया है, या जेड इफेक्टिव बन गया है। तो जहां पे भी हमको जेड लिखना है वहां पे हम जेड नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे? जेड इफेक्टिव लिखेंगे। तो बोलो, जैसे अगर जेड क्या हो जाए? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस वन ई, सही है, या सिंपली जेड माइनस वन। ठीक है, बोलो 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, आर रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, सही है। तो बोलो जेड स्क्वायर को पीछे लगा दो, ठीक है, और जेड को क्या बना दो? जेड इफेक्टिव बना दो। बना दिया। अब क्या करेंगे? बोलो, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, मतलब दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया। सी बाय लैम्डा, सी आर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर जेड इफेक्टिव स्क्वायर, सही है। अब बताओ क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी बन गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी आर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। अब मैंने क्या किया? रूट ले लिया दोनों साइड। तो बोले यहां क्या बन जाएगा? रूट एफ, इसका भी पूरे का क्या हो जाएगा? रूट, और इसका भी रूट बन जाएगा। बोलो, स्क्वायर वाले का रूट, ये तो कट जाएंगे। तो बोलो क्या बना? रूट एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को क्या लिख देंगे? जैसे जेड माइनस वन लिख सकते हैं, जेड माइनस टू लिख सकते हैं, जेड माइनस बी लिख दिया मोजली ने, ठीक है। क्या होना? देखो, रूट एफ इज इक्वल टू, बोलिए, ए इंटू जेड माइनस बी। कोई दिक्कत? सही है। अच्छा, अगर आप ग्राफ बनाते हैं रूट एफ वर्सेस जेड में, तो देखो रूट एफ का और जेड का लीनियर रिलेशन दिख रहा है आपको, है ना, यानी कि कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, व्हाट इज, देखो यहां पे तो ये जेड हो गया, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, रूट एफ इज अलोंग द वाई एक्सिस। लेट्स कंपेयर y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है। तो बोलो y इज इक्वल टू mx प्लस c। y का तो था y कोऑर्डिनेट पे जो भी, मतलब y एक्सिस पे जो भी है, x क्या है? x एक्सिस पे जो भी है, व्हाट इज c? इट इज द y कोऑर्डिनेट, है ना, y इंटरसेप्ट, m इज द स्लोप, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। अब यहां क्या बोला इसने? रूट f इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस वन, सही है। रूट f इज इक्वल टू, बोलो, ए जेड बी लिख रहे थे इसको, ए जेड इन माइनस ए बी, सही है। देखिए ध्यान से, ए इज द स्लोप, व्हाट इज ए? ए इज दिस आर सी अंडर रूट 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, सही है। मुझे बताओ, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही ज्यादा होगा ये, यस और नो? बोलो भाई, ए जो है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट समथिंग, वो समथिंग में क्या आ रहा है? 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, सही है। शेल्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, शेल्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ज्यादा ए की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा इस ग्राफ की स्लोप होगी। यानी कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप, और हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन बोल देगा, फॉर दीज थ्री कंडीशंस 1 2 3 फाइंड द के अल्फा, एम अल्फा, एल अल्फा। बोलो, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका एनर्जी गैप ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा किसके हो? के अल्फा के लिए होगा, सही है। तो आप मैच द कॉलम यहां पे भी कर सकते हैं, सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इन मोजलीज लॉ फॉर के अल्फा एंड के बीटा लाइंस। ध्यान से देखना, आपकी बार इसने दे दिया कि ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू तो आपको पता है, आर सी अंडर रूट 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर का रूट, सही है, ठीक है। अब इसने कौन सी लाइंस के लिए बोल दिया? के अल्फा एंड के बीटा, के अल्फा और के बीटा के लिए बोल दिया इसने। अब के अल्फा और के बीटा स्पेसिफाई कर दिया। अल्फा कौन है? जब n इक्वल टू 1 में आ रहा है, किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। कहां से? सेकंड से। बोलो भाई, के अल्फा कौन सा ट्रांजिशन? n इक्वल टू 2 से 1, और के बीटा n इक्वल टू 3 से 1, सही है। बोलो, अंडर रूट f इज इक्वल टू समथिंग इनटू z इफेक्ट, सही है। तो बोलो यहां पे क्या आएगा? आर सी 1 बाय एन वन स्क्वायर, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, सेकंड से फर्स्ट में आया ना। तो बोलो आर सी 3 बाय 4 अंडर रूट, आ गया ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो के अल्फा के लिए आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई है। या मैं कहूं पूरा का पूरा मोजलीज लॉ लिखना है, पूरा का पूरा लिख दिया,
सही है। अच्छा, अगर के बीटा के लिए बोल रहा है तो n इक्वल टू 3 से 1, तो बोलो अंडर रूट आर सी 1/1² माइनस 1/3² है ना, 1/n1² माइनस 1/n2² है ना, तो n1 हो गया 1, n2 हो गया 3, तो 1 माइनस 1/9, सही है, 8/9 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, कर लेंगे। तो अंडर रूट 8 RC/3, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। मैच द कॉलम्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? जिधर एनर्जी गैप ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा मोजली लॉ में, ठीक है ना। रूट एफ और जेड, तीन कंडीशन दे रखे हैं, 1 2 3, तीन ग्राफ दे दिए, और आपको क्या दे दिया? के अल्फा, के बीटा और के गामा। के अल्फा, के बीटा, के गामा, बोलो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे है ना, उससे कम यहां, सबसे कम यहां, सही है। बोलो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी? 1 की। मैक्सिमम स्लोप इज मैक्सिमम एनर्जी, तो बोलो 1 किसके साथ? के गामा, ये इसके साथ, फिर इसके साथ, सही है। चले आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। के अल्फा और ये है एम गामा, एम के अल्फा, एम अल्फा, एम बीटा, सही है, ठीक है। बोलिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप के अल्फा, भाई सेकंड से फर्स्ट में सबसे ज्यादा गैप होगा। फिर आता है एम बीटा और एम अल्फा। एम बीटा में क्या होगा? n इक्वल टू 2 में आएगा, कहां से? और यहाँ पे 3 से 2 में जाएगा, तो बोलो यहाँ एनर्जी गैप कम, यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा, तो बोलो दोनों में सेकंड, यहाँ थर्ड, सही है। बोलो भाई सबसे ज्यादा गैप, उससे कम, तो बोलो सबसे ज्यादा गैप सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर, कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन फॉर ए मटेरियल ऑफ एटॉमिक नंबर 36 इज 1 एंगस्ट्रॉम, सही है। वेवलेंथ दे दिया आपको, किसके लिए? z इक्वल टू 36 के लिए, ठीक है ना। फॉर एन अननोन मटेरियल लैम्डा ऑफ के अल्फा लाइन इज 2 एंगस्ट्रॉम, आइडेंटिफाई द अननोन मटेरियल फॉर के अल्फा बी इक्वल टू 1, सही है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। बोलो भाई 1/लैम्डा का फॉर्मूला बोलो, आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। दोनों केस में किसकी बात हो रही है? के अल्फा, और इसके लिए भी के अल्फा की बात हो रही है, सही है। यानी कि n इक्वल टू n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग लिखना है, सही है। अल्फा है मतलब सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, बोलो भाई के अल्फा है ना, बोलो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना? 3/4 r इंटू z माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, सही है। फर्स्ट केस में क्या बोला? z इक्वल टू 36 है, सही है। वेवलेंथ कितनी है? 1, तो यहां पे लिख दो 1, z की जगह लिख दो 36 माइनस 1, 35 स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अच्छा, दूसरे केस में क्या बोल रहा है? 1/लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू क्या था? 3/4 z माइनस 1 का स्क्वायर। अपने को पता नहीं है z, ये कितना है? ये 2 दे रखा है, सही है। थर्टी 35 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इधर, सही है। कितना जाएगा? ये 1225 इंटू 2 2450, z माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर 2450 के बराबर, यानी कि 50 से ऑलमोस्ट इक्वल हो गया वो, 49 पॉइंट समथिंग। बोलो ये क्या हो जाएगा? z माइनस 1 इज इक्वल टू 50 पॉइंट समथिंग, यानी कि 50 या 51, कोई सा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। 25 कहां से आया? ओहो, उल्टा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा ना, बोलो 2 इज इक्वल टू 35 स्क्वायर बाय z माइनस 1 का स्क्वायर। तो z माइनस 1 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके आओ, 1225 बाय 2 625 के करीब आएगा। z माइनस 1 इज इक्वल टू 25, z इक्वल टू 26। 2 का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी, ठीक है। 2 इधर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1225 का 2450 कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी पॉइंट्स में आ रहा है तो सबसे नजदीकी आंसर ले लेंगे आप, ठीक है। वैसे भी अच्छे खासे गैप पे आंसर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द कांस्टेंट्स a एंड b इन मोर्टलीज इक्वेशन, ठीक है।
Find the constants A and B in Moseley's equation. Root F is equal to A Z minus B from the following data. Element molybdenum है 42, Z है इसका, ये कोबाल्ट है हमारा 27, इसका Z है। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे 71 pm 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। और ये क्या है 178.5 pm, मतलब 178.5 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। पी हटा दो, 10 की पावर माइनस 12 लगा दो, 10 की पावर माइनस 12। इसको क्या करें, एंगस्ट्रॉम में बदल लें, है ना, इससे मल्टीप्लाई करके बोलो 100 से ये कितना हो जाएगा, ठीक है, कर लेना। मतलब वेवलेंथ पता चल गई, के अल्फा की पता चल गई ना, ठीक है। अब ने वो ए और बी निकालना है, सही है। रूट एफ इज इक्वल टू ए की वैल्यू, के अल्फा की बात कर रहा है तो एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 में जाने वाला है। इसके लिए बात करते हैं 42 वाले के लिए, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो क्या था, आर जेड स्क्वायर, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, ऑब्वियसली 3/4 आएगा ये। z क्या बन जाएगा, z माइनस 1, यानी 42 माइनस 1, सही है, ठीक है। तो यही तो हमारा वो क्या है, इसका रूट ले लेते हैं c लगा के, दिस इज आवर a। तो ये b की वैल्यू 1 आएगी, दोनों केसेस के लिए b की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। और क्या है, b की वैल्यू 1.37, अरे सॉरी, हाँ वेवलेंथ दे रखी है ना, तो मोजलीज लॉ में रख देते हैं, मोजलीज लॉ में रख दो, ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है। रूट एफ बोले तो रूट सी बाय लैम्डा गिवन है ये आपको, ठीक है। और ये होता क्या है बोलो, a इंटू जेड माइनस बी, सही है। दूसरे वाले के लिए लैम्डा 1, a तो वही रहेगा, z 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के लिए अंडर रूट c बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू a इंटू z2 माइनस b, सही है। अब क्या नहीं पता आपको, a और b नहीं पता, दो इक्वेशन है, दो अननोन, निकाल लो, ठीक है ना, यही कर रखा है ना। a तो कट जाएगा, z माइनस बी बचेगा, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे, the wavelength of K alpha X-rays produced by an X-ray tube is 0.76 angstrom. The atomic number of the क्या है, एंटी कैथोड मटेरियल, एंटी कैथोड मतलब जहां पे वो टकरा रहा है, ठीक है। के अल्फा की वैल्यू पता है, के अल्फा क्या होगा बोलो, 1 बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू आर जेड इफेक्टिव स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, सही है। के अल्फा है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 z माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या नहीं पता यहाँ पे आपको, बस z नहीं पता, z नहीं पता, बोलो आर पता है, लैम्डा अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। के अल्फा है तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 3/4, सही है, z आ गया। और गिवन डेटा होगा क्वेश्चन में कुछ, लैम्डा अल्फा दे रखा है, आर की वैल्यू पता है 41, सही है, सिंपल है भाई। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाले हैं ये तो, ठीक है। दिस इज आवर न्यू टॉपिक। डू यू नीड अ ब्रेक, डू यू नीड अ ब्रेक, यस नो, लंच के बाद कर लेते हैं इसको क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा खासा हो गया। So, take a break. We'll do radioactivity tomorrow and we will finish it tomorrow. ठीक है? Thank you for your time. और depending on circumstances, after lunch भी class हो सकती है।